चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 शुरू करें। चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस, इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखें कि रिसोर्सेस मीन्स क्या। नेचुरल रिसोर्सेस चैप्टर का नाम तो है, लेकिन सबसे पहले व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्सेस मीन्स क्या। तो उसके लिए कहते हैं द थिंग्स ऑन विच द मैन इज डिपेंडेंट, human needs can be fulfilled by them, and man has the physical and intellectual capacity to utilize them can be called as resources। तो रिसोर्सेज मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसके ऊपर मैन जो है वो ये डिपेंडेंट हो, इंसान जिसके ऊपर डिपेंड हो। दूसरा, ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड, हमारी नीड्स मतलब हमारी इच्छाएं जिन चीज़ों से पूरी होती हो। और दूसरा कि जिसका कोई फिजिकल या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के थ्रू यूटिलाइज किया जाता हो, जिन चीज़ों का इंसान अपनी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी मतलब कि फिजिकल मतलब अपने शरीर से या इंटेलेक्चुअल मतलब अपनी सोच, अपने दिमाग से उन चीज़ों का यूज़ कर सकता हो, यूटिलाइज मतलब यूज़ कर सकता हो, तो उसे रिसोर्सेज कहते हैं। ये डेफिनेशन हुई। डेफिनेशन इस सिंपल वे में रिसोर्सेज उसे कहते हैं कि जब कोई भी चीज़ के थ्रू हमारी इच्छाएं पूरी होती है ना, हमें कोई भी काम हो और वो काम करने के लिए जो भी चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स कहलाई। हमारी कोई भी इच्छाएं पूरी करने के लिए जिन चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं वो चीज़ें हमारे लिए क्या कहलाई, रिसोर्स कहलाई। जैसे कि जो है वो इमेजिन करो कि आपको कोई पेज पर लिखना है और लिखने के लिए आपको पेन चाहिए, तो आपके लिखने की इच्छा पूरी करने के लिए आपने पेन यूज़ की, तो वो पेन भी आपके लिए रिसोर्स कहलाया, वो आपके लिए रिसोर्स कहलाया। आपको प्यास है और प्यास पूरी करने के लिए आपने पानी पिया, तो वो पानी वो भी आपका रिसोर्स कहलाया। सही बात है ना। आपको जो है वो ये खाने की ज़रूरत है, तो आपने जो भी चीज़ खाई है, खाने की जो भी चीज़ अपने साथ ली, वो भी आपका रिसोर्स कहलाया। तो रिसोर्स मतलब कि आपकी कोई भी चीज़ें पूरी करने के लिए, जो आपकी कोई भी इच्छाएं पूरी करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हो, तो वो चीज़ें आपके लिए रिसोर्स कहलाती है। इन रिसोर्सेज में आपको पता है ना कि भाई ये रिसोर्सेज दो तरह के आते हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। दो तरह के रिसोर्स हो। एक नेचुरल रिसोर्स, ऐसी चीज़ें जो नेचुरली तैयार हैं और जिनका हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं, जो नेचुरली तैयार होती है। और दूसरा आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, जो नेचुरली तैयार नहीं होते, जिनका हम लोग जो है वो उसे तैयार करते हैं, उन चीज़ों को फिर यूज़ करते हैं। जैसे कि पेन, पेंसिल, टेबल, कंप्यूटर, मोबाइल्स, ये सब आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं। इनका हम लोग अपनी इच्छा के लिए यूज़ करते हैं ना, ये आर्टिफिशियल रिसोर्स है। और नेचुरल रिसोर्स जैसे कि एयर, सनलाइट, रिवर मीन्स वाटर, माउंटेन्स, लैंड, ये सब चीज़ें क्या कहलाई, नेचुरल रिसोर्स कहलाई। इनका भी हम लोग अपनी चीज़ों के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये सब क्या कहलाती है, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। सही बात है कि नहीं। और हम ह्यूमंस, आपको पता है ना, एंशिएंट टाइम से इंसान जो है वो ये पहले सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करता था। अपनी इच्छाएं, जो पहले इंसानों की इच्छाएं थोड़ी सी होती थी और वो पूरी करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करता था इंसान। आज इंसानों की इच्छाएं जो है वो अनलिमिटेड है, ह्यूमन नीड्स वो अनलिमिटेड कहलाती है। और इस अनलिमिटेड नीड्स को पूरी करने के लिए इंसान जो है वो उन नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी तैयार करने लगा है। तो हमें इस चैप्टर में उन आर्टिफिशियल रिसोर्स के बारे में तो नहीं पढ़ना है, चैप्टर का नाम ही है नेचुरल रिसोर्सेज, तो हमें जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझना है। ठीक है, तो इन रिसोर्सेज के बारे में हम लोग समझें, उनसे पहले एक पॉइंट भी दूसरा देखें हम लोग, जो आता है यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का जनरली कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जनरली, बाकी तो हर जगह पर रिसोर्सेज का यूज़ होता है, लेकिन जनरली कहाँ कहाँ पर। तो सबसे पहले रिसोर्सेज का यूज़ होता है एज अ फूड, एज अ फूड, खाने के लिए। सही बात है कि नहीं, कि भाई इंसान की सबसे पहली नीड, सबसे पहली रिक्वायरमेंट वो फूड होती है। कोई भी इंसान हो, उसकी सबसे पहली ज़रूरत क्या है, तो खाना। खाना ही सबसे पहले जो है वो उसके लिए ज़रूरी है। और खाना वो भी तो उनके लिए एक रिसोर्सेज ही कहलाया ना, इसलिए रिसोर्सेज का यूज़ फूड की तरह होता है। जैसे
नेचुरली जो वेजिटेशंस तैयार होते हैं, जो ट्रीज तैयार होते हैं, उनमें से फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में से जो क्रॉप्स तैयार होते हैं उनका जो है वो हम लोग फूड की तरह यूज़ करते हैं। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज में से जो एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स और एनिमल्स प्रोडक्ट का भी फूड की तरह यूज़ किया जाता है। कुछ एनिमल्स को ही फूड की तरह यूज़ करते हैं, या तो एनिमल के प्रोडक्ट, एनिमल्स में से बनने वाली चीज़ें जैसे कि मिल्क होता है या मीट होता है, फिर उनमें से बनने वाली दूसरी चीज़ें, तो उनका भी फूड की तरह यूज़ करते हैं। फिशेस का जो है वो फूड की तरह यूज़ किया जाता है, फिश और उनमें से जो है वो दूसरी बनने वाली चीज़ें। इसके अलावा हनी बीज होता है ना, हनी बीज को जो है वो संभाला जाता है और फिर उनमें से हनी मिलती है, उनका भी खाने की तरह यूज़ करते हैं। तो बताओ नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे पहला यूज़ कहाँ पर आता है? तो एज अ फूड की तरह यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्स। दूसरा, एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, या तो उनका रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान कहलाया, कि जिनमें से फिर दूसरे पक्के सामान या तो फिर दूसरी चीज़ें तैयार कर सके, तो उसे जो है वो रॉ मटेरियल कहते हैं। इसलिए रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो कहाँ पर होता है? तो रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ होता है। जैसे देखो, फॉरेस्ट में से जो है वो वुड मिलता है, तो उस वुड का रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं और फिर वुड में से फर्नीचर और अदर थिंग्स बनाते हैं ना, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में से जैसे कॉटन मिला, एक एग्जांपल, एग्रीकल्चर में से जैसे कॉटन मिलता है, तो उस कॉटन में से फिर कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं, तो इसका मतलब उस कॉटन का रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हुआ ना। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान ही कहलाया जिनमें से दूसरी चीज़ें बना सके, तो जैसे कॉटन है, हाँ? इसके अलावा जो है वो दूसरे प्लांट्स वगैरह भी तैयार होते हैं। एनिमल्स में से जो मिल्क मिलता है, तो मिल्क में से दूसरा जो है वो मटेरियल्स तैयार करते हैं, दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं खाने की चीज़ें, तो वो मिल्क भी जैसे रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हुआ। या तो फिर ज़मीन में से मिनरल्स मिलते हैं, फिर उन मिनरल्स में से दूसरा मटेरियल बनाते हैं, जैसे ज़मीन में से गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ऐसे कितने सारे मिनरल्स मिलते हैं, और इन मिनरल्स का फिर दूसरी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना। तो इसीलिए इन रिसोर्सेज का रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ होता है। जबकि दूसरा, कि इन रिसोर्सेज का यूज़ होता है एज अ एनर्जी रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स का यूज़ एनर्जी पाने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि देखो, नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है सनलाइट। तो सनलाइट में से कितनी एनर्जी मिलती है? तो ये सोलर एनर्जी, ये सनलाइट की एनर्जी, तो वो भी तो कितनी जगह पर एनर्जी की तरह यूज़ होता है ना। आज तो इसे सनलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करते हैं, कितनी सारी जो है वो चीज़ें वो सनलाइट के थ्रू अब चलती है। तो इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ एनर्जी के लिए भी तो होता है ना। तो सोलर एनर्जी हुई, विंड एनर्जी हुई, हवा की एनर्जी, फिर सी वेव्स एनर्जी हुई, समुद्र की लहरें, या तो वाटर एनर्जी हुई, हाइड्रो एनर्जी जिसे कहते हैं, पानी की जो है वो ये एनर्जी, ये सब चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं और उनका यूज़ एज अ एनर्जी के लिए किया जाता है। एनर्जी के लिए भी इनका यूज़। इसके अलावा ज़मीन में से जो मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो वो भी तो एनर्जी के लिए यूज़ होता है। उनसे गाड़ियाँ चलती हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, मशीनें चलती हैं। तो इसका मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उन नेचुरल रिसोर्स का जनरली 3 यूजेस होते हैं। जनरली उनके 3 यूजेस होते हैं, फूड की तरह, या तो फिर रॉ मटेरियल की तरह, या तो फिर एनर्जी रिसोर्सेज की तरह। सही बात ना। ऐसे जो है ये 3 रिसोर्सेज हुए ना, 3 यूजेस हुए ना उनके मेन। तो समझ में आया ना नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कहाँ होता है। अब दूसरा एक पॉइंट समझे, नेक्स्ट पॉइंट समझे। तो एक पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। नेचुरल और आर्टिफिशियल तो हमने समझा, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर भी और कौन कौन से टाइप के रिसोर्सेज होते हैं वो समझे। तो जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं ना, वो अलग अलग बेसिस पर होते हैं, अलग अलग बेसिस पर। जैसे सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब मालिकी के हिसाब से जो रिसोर्सेज होते हैं वो ऑनरशिप के हिसाब से जो है वो अलग क्लासिफाइड किए जाते हैं। जैसे ऑनरशिप के हिसाब से 3 टाइप के रिसोर्सेज आते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स या ग्लोबल रिसोर्स। ठीक है,
इंडिविजुअल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स या ग्लोबल रिसोर्स। जैसे इंडिविजुअल रिसोर्स, तो इंडिविजुअल रिसोर्स वो कहलाता है कि जो रिसोर्स कोई एक पर्सन या कोई एक फैमिली के पास ही हो, कोई एक ही इंसान समझो कि जो चीज़ सिर्फ एक इंसान के पास हो और वही उसका यूज़ करता हो, तो उसे कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे जैसे अगर आपके पास जो है वो आपकी कोई बिल्डिंग है, आपका कोई बंगलो है, तो वो आपका ही सिर्फ रिसोर्स कहलाया और आप ही उसे यूज़ कर रहे हो और कोई नहीं, तो ये आपका इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाया। जो चीज़ सिर्फ कोई एक के पास हो और कोई एक ही पर्सन उसका यूज़ कर रहा हो, ठीक है ना। जनरली लैंड, बिल्डिंग वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आते हैं। किसी का ज़मीन, मकान, किसी की ज़मीन हो तो हाँ भाई ये मेरे नाम की ज़मीन है, इसका मैं जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता हूँ, तो इसलिए वो रिसोर्स क्या कहलाता है, इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाता है। कि जो जिसका ऑनर, जो ऑनरशिप के हिसाब से, मतलब जिसका ऑनर, जिसका मालिक कोई एक इंसान हो। उसके बाद दूसरा आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज कि जो पूरी कंट्री ओन करती हो, मतलब जो पूरी कंट्री के पास हो और पूरी कंट्री के लोग जो है वो ये उसे यूज़ करते हो, तो उसे नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। तो जिन रिसोर्सेज के ऑनर, जिन रिसोर्सेज के मालिक वो पूरी कंट्री हो, पूरा देश हो, तो उसे हम लोग कहते हैं नेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं कि भाई आर्मी, या तो कोई कंट्री में जो है वो ये पास होने वाली रिवर, कोई एक ही कंट्री में पास होने वाली रिवर, जैसे तापी नदी है, तो तापी नदी हमारे इंडिया में ही जो है वो बहेगी, तो इंडिया के लोग उस नदी का जो है वो ये यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इस नदी का पानी जो है वो इंडिया के बाहर नहीं जा सकता, इसलिए जनरली ऐसा नेशनल रिसोर्स कहलाता है कि जो एक ही कंट्री में जो है वो यूज़ होता हो। या दूसरा आता है ग्लोबल रिसोर्स। ग्लोबल रिसोर्सेज मतलब जिन रिसोर्सेज का यूज़ पूरा ग्लोब, मतलब पूरी दुनिया करती हो, बिना कोई रोक टोक के, बिना कोई जो है वह परेशानी के, कि जिसके ऑनरशिप, जिसकी मालिकी पूरी दुनिया की हो, मतलब वो चीज़ कोई एक पर्सन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल हो, तो उसे ग्लोबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि सनलाइट है, कोई सनलाइट इंडिविजुअल है, कोई एक ही इंसान के लिए है नहीं, नेशनल है वो सनलाइट, कि भाई कोई एक ही देश में खाली सनलाइट मिलेगी, ऐसा तो नहीं है ना। सनलाइट जैसे है तो वो ग्लोबल रिसोर्स है, सनलाइट तो सबके लिए यूज़ होती है। सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब क्या कहलाता है, ग्लोबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। समझ रहे हो। तो ऑनरशिप के हिसाब से ये तीन टाइप हुए, इंडिविजुअल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड ग्लोबल रिसोर्स। वैसे ही टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में दूसरे भी आते हैं। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, या तो कहो अवेबिलिटी के हिसाब से, कि कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ आए हुए हैं, तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन है। जिनमें सबसे पहला आता है वो आता है यूनिवर्सल रिसोर्सेज। यूनिवर्सल रिसोर्सेज, तो यूनिवर्सल रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज कहलाते हैं जो यूनिवर्सल, मतलब पूरी दुनिया में आए हुए, हर जगह पर आए हुए हो, जो हर जगह पर हो और हर जगह पर इक्वली जो है वो ये बांटे गए हो, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा नहीं, सब जगह पर इक्वली बांटे गए हो, तो उसे यूनिवर्सल रिसोर्स कहते हैं। जहाँ पर भी जाओ ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जैसे कि एयर में आए हुए गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जैसे गैसेस है। कोई इंडिया में, कोई सॉरी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे कोई ऐसी प्लेस है कि जहाँ पे ऑक्सीजन ना मिलता हो, नहीं ना। पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी जाओ हर जगह पर एयर में ऑक्सीजन तो अवेलेबल है ना, इसलिए ऐसा रिसोर्स क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिसोर्स कहलाता है, जो पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर अवेलेबल है। उसके बाद दूसरा टाइप आता है, वो आता है जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज। जनरली अवेलेबल रिसोर्स, इसका मतलब ऐसे रिसोर्स जो आपको कहीं पर भी जनरली मिल जाते हो, जिसके लिए आपको कोई ज़्यादा दूर तक भटकना ना पड़े, ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, जो रिसोर्सेज आपको हर जगह पर अवेलेबल हो, तो उसे जनरली अवेलेबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि लैंड, वाटर, सॉइल, ठीक है ना। जैसे पानी है तो पानी ऑलमोस्ट हर जगह, हाँ कुछ डेजर्ट एरिया वहाँ मुश्किल से मिलेगा, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट हर जगह पर जनरली मिल जाता है ना, कि पानी के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती। सॉइल, ज़मीन के लिए, बराबर ना, मिट्टी के लिए, ऐसी चीज़ें आपको जनरली हर जगह मिलती है, तो उसे जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज कहते हैं।
इसके बाद तीसरा आता है, वो आता है रेयर रिसोर्सेज। रेयर रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कोई कोई जगह पर हो, लिमिटेड प्लेसेस पर हो। रेयर मतलब लिमिटेड ही कहता है ना, कोई कोई प्लेसेस पर ही हो, लिमिटेड हो, तो उसे रेयर रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि रेयर रिसोर्सेज में आते हैं कि भाई कोई कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे जो मिनरल्स होते हैं वो जनरली रेयर रिसोर्स कहलाए। ये हर जगह पर है, मतलब आप जहाँ रहते हो, आप ज़मीन के अंदर जो है वो ये उसमें से मिनरल्स निकालते जाओ, अपने ज़मीन के अंदर खोदते जाओ, तो क्या ज़मीन में से सोना निकलेगा फिर? नहीं ना, ऐसा हर जगह थोड़ी होता है, कोई कोई प्लेस पर ही होते हैं ना वो। इसलिए ऐसे रिसोर्सेज वो रेयर रिसोर्सेज कहलाए। और रेयर रिसोर्सेज के बाद दूसरा आता है, वो आता है सॉलिटरी रिसोर्सेज। सॉलिटरी रिसोर्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो पूरे वर्ल्ड में कोई एक ही प्लेस पर अवेलेबल हो, कोई एक ही प्लेस पर दुनिया में, और कहीं पर भी वो चीज़ दूसरी ना हो, तो उसे कहते हैं सॉलिटरी रिसोर्स। ठीक है ना, कि जो रिसोर्सेज पूरे वर्ल्ड में कोई एक ही प्लेस पर अवेलेबल हो तो वो सॉलिटरी रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर दें ना, तो एक मिनरल है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट नाम का जो है वो ये मिनरल है। ये क्रायोलाइट मिनरल वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड नाम की कंट्री में मिलता है। ये मिनरल पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ग्रीनलैंड नाम की कंट्री में मिलता है, और ये क्रायोलाइट दुनिया में और कहीं पर भी नहीं मिलता। तो इसलिए ये क्रायोलाइट वो कैसा कहलाया? सॉलिटरी कहलाया, कि पूरी दुनिया में एक ही प्लेस पर है वो। ठीक है। और ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखे, ऐसे ही अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी, रीअवेबिलिटी के हिसाब से। तो रीअवेबिलिटी मतलब कि वो रिसोर्सेज फिर से तैयार हो पाते हैं या नहीं तैयार हो पाते। जैसे कि उसमें से पहला आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या तो दूसरा नाम, रिन्यूएबल का ही दूसरा नाम कहते हैं इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज, है ना। रिन्यूएबल या तो इनएग्जिस्टिबल। तो रिन्यूएबल मतलब वो कहते हैं कि जो रिसोर्सेज आप उसका एक बार यूज़ करो और वो फिर से तैयार हो सकता हो, फिर से जो है वो तैयार हो सकता हो, फिर से वो मिल सकता हो रिसोर्स, तो उसे कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है ना। या दूसरा नाम उसे कहते हैं इनएग्जिस्टिबल। इनएग्जिस्टिबल मतलब भी यही कहते हैं कि जिसका आप एक बार यूज़ करो और वो कभी भी ख़त्म ना होता हो, हमेशा आपको जो है वो ये मिलता रहता हो, तो ऐसे रिसोर्सेज कहलाते हैं इनएग्जिस्टिबल रिसोर्स या तो रिन्यूएबल। जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर, ये चीज़ें इनएग्जिस्टिबल है ना, मतलब ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा आपको जो है वो ये मिलती रहेगी। इसलिए ये रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। और दूसरा टाइप आता है, वो आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या तो एग्जिस्टिबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल या तो एग्जिस्टिबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब वो कि जो रिसोर्सेज आप एक बार यूज़ करो तो उसको फिर से तैयार नहीं कर सकते, या तो उसे तैयार होने में हज़ारों साल लग जाते हैं, तो इसलिए ऐसे रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं या तो एग्जिस्टिबल कहलाते हैं। एग्जिस्टिबल मतलब कि जिनको आप यूज़ करो तो वो ख़त्म हो जाएं, तो ऐसे रिसोर्सेज एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि मिनरल्स हुए, कोल, मिनरल्स, ठीक है ना, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब ज़मीन में से मिलते हैं और इन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल है। हम लोग पेट्रोल के लिए जैसे कहते हैं ना, पेट्रोल के लिए कहते हैं कि भाई ज़मीन में से अगर एक बार पेट्रोल ख़त्म हो गया तो शायद उसके बाद फिर से बनेगा नहीं, फिर से मिलेगा नहीं, इसलिए ऐसा ये क्या कहलाते हैं? नॉन रिन्यूएबल या तो एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ये देखे ना, ऑनरशिप के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से और रीअवेबिलिटी के हिसाब से। अब जैसे हमने रिसोर्सेज के बारे में सब समझा, अब चैप्टर का दूसरा पॉइंट देखें तो नेक्स्ट एक पॉइंट है प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है ना, वो सब रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, वो सब रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, ऑलमोस्ट रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ठीक है। जैसे कि अगर आप पेट्रोलियम की, कोल, मिनरल्स, इन चीज़ों की बात करो तो ये सब तो लिमिटेड ही हैं। अभी हमने देखा ना, ये एग्जिस्टिबल कहलाते हैं, लिमिटेड कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं, क्योंकि ये अगर ख़त्म हो गए तो ये फिर से बन नहीं पाएंगे। ये सब कैसे कहलाते हैं? लिमिटेड कहलाते हैं। और दूसरे जो अनलिमिटेड भी है ना,
अनलिमिटेड भी हैं, जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर, ये अनलिमिटेड भी हैं। अगर इन अनलिमिटेड रिसोर्सेज का भी हम लोग बिना सोचे समझे यूज़ करने लगे ना, तो ये रिसोर्सेज ख़त्म भले नहीं होंगे लेकिन इनकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। समझो एयर जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, हवा तो हमेशा मिलेगी, लेकिन वही हवा अगर हम लोग पॉल्यूट कर दें तो भले वो अनलिमिटेड है, वो काम की थोड़ी रहेगी। पानी तो हर जगह मिलेगा, लेकिन अगर वही पानी को हम लोग पॉल्यूट कर दे, ख़राब कर दे, तो फिर वो जो है वो कौन से काम का, वो फिर हर जगह थोड़ी जो है मतलब हमेशा थोड़ी काम आएगा। वो ख़राब पानी क्या यूज़ करेंगे फिर हम लोग। इसीलिए जो भी रिसोर्सेज है ना, उन रिसोर्सेज को कंजर्व करना, जो टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन, कंजर्व करना मतलब संभालना ज़रूरी है। क्योंकि पता है हम जो ह्यूमंस है ना, हमारी नीड्स अनलिमिटेड है, हमारी इच्छाएं तो अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म नहीं होगी। एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी इच्छा पहले ही तैयार हो जाती है। हमारी नीड्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन सामने जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड है। इसी वजह से उसको कंजर्व करना, उनको संभालना हमारी ड्यूटी है। अगर हमने जो है वो आज इन रिसोर्सेज को नहीं संभाला तो फ्यूचर में वो नुकसान भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। जब रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, पॉल्यूट हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो वो नुकसान भी तो हमें ही भुगतना पड़ेगा ना। इसलिए उनका कंजर्व करना या उन्हें संभालना वो बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए हमारा ये टॉपिक है कि प्लानिंग एंड कंजर्वेशन, कि उनकी प्लानिंग करें कि कैसे जो है वो इन चीज़ों को संभालना है, उसके लिए कुछ प्लानिंग की जाए। तो वो प्लानिंग के लिए कुछ जनरल पॉइंट्स दिए हुए हैं कि भाई अगर उन्हें कंजर्व करना है तो कैसे जो है वो प्लानिंग की जाए। जैसे कि कुछ जनरल पॉइंट है। सबसे पहले कि गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज, अनयूटिलाइज एंड प्रोबेबल रिसोर्सेज। सबसे पहले आप जो भी प्लेस पर रहते हो ना, मतलब जो देश में रह रहे हो, जो जगह पे रह रहे हो, उस वहाँ की पहले इंफॉर्मेशन निकाल दो कि उस कंट्री में कितने यूटिलाइज, मतलब कितने यूज़ करने लायक यूज़ हो रहे हैं, जो कितने अनयूटिलाइज्ड हैं, कितनी चीज़ें जो यूज़ नहीं हो रही हैं, और जो प्रोबेबल, जो आगे शायद मिल सकती है, ऐसे कितने रिसोर्सेज हैं, वो उनकी पहले लिस्ट बना देनी चाहिए। जैसे अगर हम लोग जो है वो ये इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, भले उसमें वो आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आ गए, या फिर फॉरेस्ट आ गए, वो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, यहाँ की नदियाँ आ गई, जो भी चीज़ें हो रिसोर्सेज में, वो कितनी हैं उनकी पहले एक लिस्ट बना देनी चाहिए। और उनमें से कितना यूज़ हो रहा है, कितना यूज़ नहीं हो रहा है, उसकी भी एक लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए। क्योंकि ये लिस्ट तैयार हो ना, तो उसके बाद हमें समझने में आसानी रहती है कि कौन से रिसोर्सेज का कहाँ और कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना। इसलिए उसके बाद आता है कि इट शुड बी एक्सप्लॉयड साइंटिफिकली। उसके बाद जो भी रिसोर्सेज है ना, उनका सोच समझकर साइंटिफिकली यूज़ करना चाहिए, जहाँ ज़रूर हो वहाँ यूज़ करना चाहिए। हमारा प्रेजेंट टाइम ऐसा आ चुका है कि जहाँ पर हम ह्यूमंस, हम इंसान इन सब रिसोर्सेज का बिना सोचे समझे यूज़ कर रहे हैं, और इसी वजह से उसे इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इतना ख़राब, इतना बिगाड़ रहे हैं कि उनका नुकसान भी फिर हमें ही भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए जो भी रिसोर्सेज हैं उसका साइंटिफिकली सोच समझकर फिर यूज़ करना चाहिए। देन डेवलप दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी कैन बी इंक्रीज, कि जिन रिसोर्स की क्वांटिटी अगर हम लोग बढ़ा सकते हो ना, तो ऐसे रिसोर्सेज को ज़्यादा डेवलप करने चाहिए। जिन रिसोर्सेज की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, जिन रिसोर्सेज को हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, तो वो ट्राई करना चाहिए। जैसे कि देखो कि कोल है, पेट्रोलियम है, ये तो नेचुरली बनता है, ये नेचुरल है, इसे हम लोग फिर से नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना। कोल या पेट्रोलियम हम ज़मीन में फिर से नहीं बना सकते, बनने में भी लाखों साल लगते हैं, तो इसलिए वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ है जैसे कि फॉरेस्ट, ठीक है ना, ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, तो ये रिसोर्सेज हमारे हाथ में हैं। हम चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हम ये रिसोर्सेज की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, इन रिसोर्सेज को और ज़्यादा जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हम बढ़ा सकें, तो उन्हें बढ़ानी चाहिए, उनकी क्वांटिटी हमेशा इंक्रीज़ करनी चाहिए। या उसके बाद रिसोर्सेज विच आर चीपर शुड नॉट बी वेस्टेड, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। देखो कि कितने सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो चीपर हैं या इजीली अवेलेबल हैं, आसानी से मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं,
जैसे कि हवा, पानी, सनलाइट, ठीक है ना, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल रहा है और इसी वजह से हमें उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती है, तो सब फालतू चीज़ें हैं हमारे लिए। लेकिन इन रिसोर्सेज को भी वेस्ट करना चाहिए नहीं, कि भले अगर हर जगह मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, तो हम उन्हें वेस्ट करते रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने बताया कि भले हवा अनलिमिटेड है, लेकिन अगर वो पॉल्यूट हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो वो हमारे कोई काम की नहीं होगी। पानी भले ही हर जगह है, लेकिन अगर वो गंदा हो जाएगा तो ना पीने में ना दूसरे कोई काम में यूज़ होगा। इसलिए जो रिसोर्सेज भले ही चीप हो, भले ही जो है वो सस्ते हो, लेकिन उनको जो है वो ये वेस्ट करना चाहिए नहीं। सही बात है ना। इनके बाद दूसरा प्लानिंग में ध्यान देना चाहिए कि रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी कंजर्व। और जो रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में है, मतलब कम है, जैसे पेट्रोलियम जैसी चीज़ें, जो चीज़ें कम हैं, तो उनको कंजर्व करना चाहिए, मतलब उनको संभाल कर रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे रिसोर्सेज जो है वो फिर ज़्यादा वेस्ट ना हो, है ना। उनके कंजर्वेशन के लिए जो है वो ये ध्यान देना चाहिए। एंड उसके बाद नेसेसरी लॉज शुड बी फाउंड। नेसेसरी लॉज शुड बी फाउंड, कि ज़रूरी हो तो ज़रूरी जो है वो ये कानून बनाने चाहिए। लॉज मतलब ज़रूरी कानून बनाने चाहिए, कि जैसे कि भाई फॉरेस्ट को अगर बचाना हो तो फॉरेस्ट के लिए कानून बनते हैं ना, फॉरेस्ट के लिए जो है वो लॉज बनते हैं कि भाई फॉरेस्ट जो है वो ये काटना मना है, पेड़ों को काटना, बिना पूछे पेड़ों को काटना मना है। ऐसे ऐसे जो है वो कानून बन जाने चाहिए और उनका स्ट्रिक्टली फॉलो भी होना चाहिए। हाँ, स्ट्रिक्टली जो है वो उन कानून को फॉलो भी करवाना चाहिए। और दूसरा, सिटीजन शुड बी वेल अवेयर, कि सिटीजन्स को भी वेल अवेयर होना चाहिए, उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए, एक जागरूकता होनी चाहिए। पता है, सरकार भले ही बहुत काम करती हो, टीवी पे ऐड दी, यहाँ वहाँ जो है वो बताया, सरकार खुद काम कर रही है, लेकिन जब तक इंडिया का हर सिटीज़न, हर एक इंसान खुद नहीं समझेगा ना, खुद अगर जो है वो नहीं समझेगा, तो तब तक ये सब चीज़ें समझाना बेकार है, मतलब इन चीज़ों को संभालना बेकार हो जाएगा। मतलब सरकार जो है वो कोई रिसोर्सेस संभालती हो, जैसे नदी को साफ़ करने का काम वो सरकार ने शुरू किया, सरकार ने बहुत अच्छी तरह से जो है वो नदियों को साफ़ किया, और फिर दूसरे दिन जाकर लोगों ने उस नदी को फिर गंदा कर दिया, तो सरकार की मेहनत कौन से काम की हुई, बराबर, कौन से काम की हुई वो सरकार की मेहनत। इसीलिए सिटीज़न को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई हमें पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, चीज़ों को गंदा नहीं करना है, भाई ये चीज़ें हमारे लिए ही हैं, भले फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल रही हैं, लेकिन है तो वो हमारे लिए ही, इसलिए उन्हें जितना हो सके वेस्ट करना चाहिए नहीं। तो जब तक सिटीजन्स भी जो है वो अवेयर नहीं होंगे, तो तब तक इन रिसोर्सेज को भी जो है वो बचाया नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो है हमने आज ये प्लानिंग रिसोर्सेज की प्लानिंग के बारे में, उनकी कंजर्वेशन के बारे में भी हमने समझा, उनके टाइप्स वगैरह समझे। अब जो चैप्टर का नाम है ना नेचुरल रिसोर्सेज, तो इनके कुछ जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ये जैसे हमारे चैप्टर का दूसरा मेन रिसोर्सेज है वो है सॉइल, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिसोर्सेज सॉइल। तो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट सॉइल के बारे में, नेचुरल रिसोर्स सॉइल के बारे में हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।